सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। केंद्रीय कपड़ा मंत्री बनने के बाद पहली बार जिले में पहुंचे गिरिराज सिंह ने बेला फेज 2 में बने बैग और कपड़ा क्लस्टर का निरीक्षण किया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिला पुलिस ने 15 लोगों के खोए मोबाइल को वापस लौटाकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाई। और बकरीद को लेकर ASP नगर ने शांति समिति सदस्यों के साथ की बैठक। तो ये थी आज की हेडलाइन। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कपड़ा मंत्री बनने के बाद पहली बार जिले में पहुंचे गिरिराज सिंह ने बेला फेज 2 के कपड़ा क्लस्टर का निरीक्षण किया। मुजफ्फरपुर में पहुंचे केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार और देश को विकसित बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती और इस दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। बेला इंडस्ट्रियल एरिया में बने गारमेंट्स क्लस्टर के निरीक्षण किए जाने के बाद उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में कपड़ा उद्योग विभाग के मंत्री बने बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता गिरिराज सिंह ने आज बेला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में बने गारमेंट्स क्लस्टर का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ में राज्य की सरकार में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र रहे। उनके साथ उद्योग विभाग के आला अधिकारी और टीम मौके पर मौजूद रही। केंद्रीय मंत्री ने बेला में बने गारमेंट्स क्लस्टर का बारीकी से निरीक्षण किया और जानकारी लिया। इसके साथ ही उन्होंने इस प्रकार की कार्य की प्रशंसा विभाग के लोगों की की। करीब 2 घंटों से अधिक समय तक उन्होंने बेला में बने गारमेंट्स क्लस्टर का निरीक्षण किया। केंद्र सरकार में कपड़ा उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार विकास करने के लिए अग्रसर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है और इसका परिणाम यह है कि अब रोजगार को सृजन करने में बिहार आगे बढ़ रही है और केंद्र की सरकार का इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। यही कारण है कि अब बिहार और देश को विकसित बनने की राह में कोई भी नहीं आएगा। विकास को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अब इसके लिए हम सब राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर एक साथ कार्य कर रहे हैं। अब मैनचेस्टर की चर्चा नहीं, मुजफ्फरपुर की चर्चा होगी। मैनचेस्टर अंग्रेजों के साथ चला गया, अब मुजफ्फरपुर आगे बढ़ेगा। सरकार और केंद्र की सरकार दोनों मिलकर के बिहार को, मुजफ्फरपुर को एक टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करने की, इसीलिए आज भारत सरकार के सारे अधिकारी हैंडलूम के, हैंडीक्राफ्ट के, टेक्सटाइल के, सभी के सेक्रेटरी, सभी के अधिकारी यहाँ आए हैं और मेरा पूरा विश्वास है कि सरकार के साथ, राज्य सरकार के साथ कदम में कदम मिला करके जब हम आगे की ओर चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि बिहार को विकसित बिहार बनाने में रोक सके। और आज भारत की सरकार नरेंद्र मोदी ने बिहार के 8 सांसदों को, NDA के सांसदों को मंत्री बनाया है और मैं समझता हूं कि बिहार के विकास में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। MSME के मिनिस्टर हैं, विकसित बिहार के रूपरेखा में कार्य योजना सर वस्त्र मंत्रालय को यहाँ डेवलप करने के लिए बिहार में कैसा है? पहले होता था सर आपका एक शॉप वगैरह भी होता था जिला में जहाँ पर सरकारी विभागों में सप्लाई होता था कपड़ा, वो चीजें बंद हो गई। अब चलिए नए तरह से सब चर्चा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर को मैनचेस्टर बनाने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? यही सब के लिए आए हैं। मैनचेस्टर तो गया जहन्नुम में, वो तो अंग्रेज के साथ चला गया। अब मुजफ्फरपुर बनेगा पूरे देश में। मुजफ्फरपुर में एक क्लस्टर बंद की गई है बिहार की वजह से। हाँ, क्या कहे? लोन के मामले में बिहार ने एक क्लस्टर को बंद किया है जिससे वर्कर अभी रोड पर है। 250 की संख्या है। वो राज्य और केंद्र मिलकर, सरकार के वस्त्र मंत्रालय की बहुत बड़ी भूमिका है बिहार जैसे राज्यों को आगे बढ़ाने में, क्योंकि रोजगार सर्वाधिक कृषि के बाद वस्त्र मंत्रालय से ही जुड़ा हुआ उपलब्ध होता है लोगों को। तो आज हम लोग की पटना में बहुत उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी हुई है जिसमें बिहार सरकार के उद्योग विभाग के पदाधिकारी, भारत सरकार के पदाधिकारी सब मिलके जो बिहार की मांग की, जो हम लोग चाह रहे हैं भारत सरकार से मदद, आदरणीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी ने सब हम लोग को आश्वस्त किया है
अधिकार योजना बना के हम भेजेंगे, उसको स्वीकृत करेंगे। इतना ही विश्वास दिलाना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आने वाले समय में टेक्सटाइल क्षेत्र में बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होगी पूरे देश स्तर पर। मुजफ्फरपुर में बड़ा कार्य योजना रखा गया सर, कार्य योजना क्या रखा गया? नहीं, वो अलग अलग, अभी हम लोग बहुत विषयों पर बातें हुई हैं। अब अलग अलग उद्योग विभाग को प्रस्ताव बना के बिहार की सबसे बड़ी टेक्सटाइल नहीं, ये बहुत बड़ी, और मुझको जानकारी मिली, इन्होंने बताया कि 50,000 बैग प्रतिदिन बिहार में बन रहे हैं अलग अलग इकाइयों से। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि कोई व्यक्ति ठान ले तो वो क्या कर सकता है। तो मेरी यही कोशिश होगी, और आज बिहार की जो पॉलिसी है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए या लेदर के लिए, वो पूरे देश में वैसी पॉलिसी किसी की नहीं है। तो मुझको पूरा विश्वास है, क्योंकि बिहार में हमारा जो मानव संसाधन है वो सर्वाधिक है, और यही लोग हैं जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं। आज अवसर आ गया है कि हम अपने ही राज्य में उनको अवसर दें, मौका दें कि लोग बाहर से आके फिर अपने राज्य में, अपने घर में बड़े पैमाने पर। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिला पुलिस ने 15 लोगों के खोए हुए मोबाइल को वापस लौटाकर उनके चेहरे पर मुस्कान लौटाई। मुजफ्फरपुर में शनिवार को मिशन मुस्कान के तहत पुलिस ने लोगों के खोए और चोरी हुए मोबाइल को वापस दिया है। एएसपी कार्यालय में इसको लेकर कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस दौरान एएसपी भानु प्रताप सिंह ने पीड़ितों को 15 मोबाइल फोन लौटाए हैं। एएसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मिशन मुस्कान के तहत पुलिस ने 1.5 महीने कड़ी मेहनत के साथ 15 फोन को बरामद किया है, जो काफी समय पहले खो गए थे, जिसका सनहा दर्ज किया गया था। जिन लोगों का मोबाइल फोन खोया था, आज उन्हें दिया गया है। इस मिशन में आगे तेजी से काम किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति का फोन खो जाए तो थाना जाकर शिकायत दर्ज करवाए। जिसको थाना नहीं जाना वो पुलिस को फोन पर जानकारी दे। इस मिशन का उद्देश्य है कि खोए हुए मोबाइल को लोगों के पास पहुंचा दिया जाए, जिससे पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास जागे। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से आए लोग फोन पाकर काफी खुश नजर आए। लोगों ने कहा कि विश्वास नहीं था कि खोया हुआ मोबाइल फोन वापस मिलेगा। काफी समय पहले फोन खो गया था। पुलिस की इस तरह के काम से हम लोग काफी खुश हैं, और इसके लिए एएसपी भानु प्रताप सिंह को सभी ने एक साथ थैंक्स कहा। छोड़ चुके थे, मुझे नहीं लगा था कि फोन मुझे मिलेगा, और कल कॉल आया तो हमको तो फर्स्ट बात बिलीव नहीं हुआ। सर बोले कि कल आइए आप लोग, फोन मिल जाएगा, तो बहुत खुशी है मन में। रूम में से गायब हुआ था फोन, रात को 2 बजे आके विंडो पर से ले गया। ये सदर थाना में, यहाँ भगवानपुर। मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। 27,000। बहुत खुशी है सर। घर में से बिछौना पर से 18,000 का था मोबाइल। उत्तर बिहार की लाइफलाइन कहे जाने वाली एसकेएमसीएच में बड़ी लापरवाही सामने आई। देखिए ये रिपोर्ट। बड़े हादसे का इंतजार कर रही उत्तर बिहार की लाइफलाइन एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज 1 साल बाद भी नहीं बन सका फायर स्टेशन। आधा दर्जन से अधिक मरीज पहुंचते हैं इलाज हेतु अस्पताल। अग्निशमन विभाग का 1 वर्ष से लंबित है मामला। उत्तर बिहार के लाइफलाइन कहे जाने वाले एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज में फायर डिपार्टमेंट के 2 नोटिस के बाद भी आग से बचाव पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा। आपको बता दें कि लगभग 1 वर्ष से फायर डिपार्टमेंट फायर यूनिट लगाने के लिए जमीन की मांग कर रहा है, जिसे अब तक पूरा नहीं किया जा रहा। महज 1 वर्ष में आधा दर्जन से अधिक अग्नि की घटना और कल हुई एसकेएमसीएच में आग लगने की घटना के बाद नहीं ले रहे संज्ञान। आपको बता दें कि एसकेएमसीएच में करोड़ों की लागत से बना हाइड्रेट सिस्टम फिक्स्ड फायर फाइटिंग का भी सिस्टम महज शोपीस साबित हो रहा है। जिला अग्निशमन विभाग की ओर से इसे दुरुस्त करने को लेकर के अब तक 2 बार नोटिस भी प्रबंधक को दिया जा चुका है। इसके बाद भी इसमें सुधार नहीं किया जा रहा। यही नहीं, अग्निशमन विभाग के कमांडेंट त्रिलोकीनाथ झा ने बताया कि पिछले साल 13 अप्रैल 2023 को उद्घाटन के दिन ही मॉक ड्रिल में हाइड्रेंट सिस्टम फेल हो गया था, और वहीं आग से बचाव के उपाय के लिए जिला अग्निशमन अधिकारियों ने एसकेएमसीएच में निरीक्षण भी किया था। निरीक्षण में पाया गया कि फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम अक्रियाशील है। पंप हाउस में लगा मेन इलेक्ट्रिक पंप भी कम पावर का है। स्प्रिंकलर चालू नहीं है। असमय से रिफिलिंग नहीं की जाती है। जिला अग्निशमन विभाग के कमांडेंट त्रिलोकीनाथ झा ने बताया कि कल एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना हुई थी, जिसमें प्रथम दृश्य मामला आग लगने के आए हैं। इस दौरान में अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी। अग्निशमन विभाग की टीम ने तत्परता से आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की 2 वाहन पहुंची भी आग पर काबू पा लिया। इस दौरान में अफरा तफरी की स्थिति भी बन गई थी, जिसे सामान्य किया गया।
इसके अलावा भी बताया गया कि SKMCH मेडिकल कॉलेज पर लोड ज़्यादा है और उत्तर बिहार की एक बड़ी लाइफलाइन अस्पताल है। ऐसी स्थिति में वहां फायर स्टेशन की बेहद आवश्यकता है ताकि कई जिले से आने वाले मरीजों की सुरक्षा और आग लगने की घटना पर तुरंत रिस्पॉन्ड किया जा सके और बड़ी घटनाओं को टालने में सक्षम किया जा सके। लेकिन इस तरह से बीते 1 वर्ष से बिना फायर स्टेशन के काम किया जा रहा है। यह एक बड़ी घटना को संकेत दे रही है। देखिए, फायर ऑडिट के दौरान जो निर्देश देते हैं और कल जो आग लगी कल की आग में मेन था कि जो MCH बिल्डिंग है SKMCH के अंतर्गत, उसमें OT वार्ड के बाहर एक छज्जी है। छज्जी पे कुछ पुराने क्लोथिंग फेंके हुए थे और वही का जो ढेर था उसी में संभावना है कि कोई बाथरूम है उसके बगल में, वहीं से कोई बीड़ी सिगरेट का जलता हुआ टुकड़ा फेंक दिया था। तो उसके कारण वो धुआं जो है उठा था। और हम लोग अहियापुर थाना में मेरा गाड़ी रहता है, SKMCH के पास ही गाड़ी रहता है, तो 5 मिनट में पहुंच गए और उसको फिर हम भी पहुंच गए 10 मिनट के अंदर में। और गाड़ी जो है सो बड़ी गाड़ी भी भेजे लगातार, चूँकि SKMCH का था तो हम लोगों को काफ़ी संवेदनशील पॉइंट को देखते हुए तुरंत हम लोगों ने 15-20 कर्मी को भेज दिया। 3-4 बड़ा गाड़ी लेके भी चले गए, लेकिन ज़रूरत नहीं हुई, एक ही छोटी वाहन से उसको हम लोग समन कर लिए। अगर वहाँ के हाइडेंट और स्प्रिंकलर काम करते रहते तो बड़ी गाड़ियों की जरूरत पड़ती, वो काम करते भी तो अभी हम तो लेके जाते हैं। हमारे जब आप लोग पहुँचे तो काम कर रहा था, हमारा ही गाड़ी उसमें काम कर रहा। वहाँ का जो फायर सिस्टम है वो कोई काम नहीं कर रहा था, जो बिल्डिंग में लगे हुए फायर सिस्टम। कल के आग में उसका जरूरत नहीं था। अब वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि फायर स्प्रिंकलर सिस्टम तो वहाँ है ही नहीं। फायर हाइड्रेंट या जो पानी का हौज सब है उसमें पानी काम कर रहा है, कि उसको हम लोग फिर से दिखवा लेते हैं। मुजफ्फरपुर न्यायालय में 13 जुलाई को लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसकी जानकारी बकायदा न्यायालय द्वारा दी गई। अगर आप न्यायालय का चक्कर लगाकर अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर थक चुके हैं तो मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से न्यायालय में लंबित सुलहनीय वादों के निष्पादन में तेजी लाने का सुनहरा अवसर मिला है। 13 जुलाई को लोक अदालत लगेगा। इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जय श्री ने बताया कि लोक अदालतों का सबसे बड़ा गुण निःशुल्क तथा त्वरित न्याय है। ये विवादों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए। लोक अदालत में परस्पर वार्ता के जरिए मामलों का तुरंत निस्तारण किया जाता है। लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड को सिविल कोर्ट की डिग्री के तहत कानूनी मान्यता है। अगर कोई न्याय शुल्क दिया गया हो तो निस्तारण के उपरांत उसे वापस कर दिया जाता है। इस अदालत ने मुकदमा पूर्व वाद तथा न्यायालय में लंबित वाद की परस्पर बातचीत से सुलझाया जाता है, जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दोनों पक्ष मुकदमा पूर्व वाद में NI एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत वाद, धन वसूली वाद, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल मामले, भरण पोषण एवं अन्य सिविल विवाद का निपटारा किया जाएगा। जबकि न्यायालयों में लंबित वाद, आपराधिक शमनीय मामले, धन वसूली, श्रम भूमि अधिग्रहण, सेवा, राजस्व, अन्य दीवानी मामले यथा किराया, निषेधाज्ञावाद आदि का निष्पादन किया जाएगा। 13 जुलाई को लगने वाली लोक अदालत को लेकर शहर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं विभिन्न जगहों पर होर्डिंग्स लगाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही रेडियो, FM तथा होर्डिंग्स डिस्प्ले पर भी विज्ञापन जारी किया गया है। आगामी 13/7/2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। जो आम जनता जो अपने सुलह वाले केस है वो लेकर के सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर के परिसर में आए और DLSA के तत्वाधान में इसका अपना डिस्पोजल कराएं, जिसमें कि जितने भी सुलह के केस हैं सारे होंगे। इसमें 138 चेक बाउंस का भी केस रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी के केसेस रहेंगे, जो भी
चाहते हैं जो जिन्होंने कंपाउंडिंग फ़ी दे दिया है और उसने अपना पेनाल्टी फ़ी दे दिया है, वो आ करके अपने केस को सुलह करवा सकते हैं। वो केस पूरी तरह से निष्पादित हो जाएगा, उस केस में उनका कहीं भी नाम नहीं रहेगा। अभी बेंच अभी नहीं बनाया गया है क्योंकि वो 13/7/24 को है, तो उसमें कुछ टाइम है। अभी हम लोग विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार में लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केस यहाँ से निष्पादित हो चुके हैं, हो सके, क्योंकि अभी भी पिछले बार भी मुजफ्फरपुर में बिहार में टॉप किया था, यहाँ सबसे ज़्यादा केसेस को निष्पादित किया गया था। तो इस बार भी हम लोग अभी उस तैयारी में लगे हैं, जिसके कारण हम लोग अभी बहुत सारी मीटिंग्स भी कॉल किए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग हुई है और यहाँ पे एक स्पेशल कोर्ट भी है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी के केसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही डिस्पोजल होता है। और उसके बाद जो है BSNL का केस हो गया, फॉरेस्ट एक्ट में भी केसेस है, वेट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड केसेस हैं और लेबर लॉ से भी है। जो भी सुलहनामे के केस है वो भी है, उससे भी उन लोगों से भी जो अधिकारी गण है उससे उन लोगों से बात हुई है और उन लोगों ने बोला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केस चिन्हित करके देंगे और नोटिस जाएगा। और हमारे यहाँ भी DLSA से भी 8,000 नोटिस चले गए हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि 15,000 से कम नोटिस नहीं जाएंगे। और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य डॉक्टर ममता रानी ने उड़ीसा की जनता को धन्यवाद दिया। उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा में भाजपा की प्रचंड जीत के लिए उड़ीसा की जनता को नमन करती हूँ। ये बातें भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य डॉक्टर ममता रानी ने कही। उन्होंने कहा कि उड़ीसा के चुनाव प्रचार में लगातार गई थी और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की उसका परिणाम सबके सामने है। हमने भी उस चुनाव में काफी मेहनत की। इसके लिए महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उड़ीसा की जीत में सहयोग करने के लिए प्रशस्ति पत्र भेजा है। इस उद्देश्य से रखा गया है कि अभी लोकसभा चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार यह सरकार बनी है, तो मैं मोदी जी को बधाई देती हूँ इस रिकॉर्ड जीत के लिए। उनकी मैं मोदी जी को बधाई देती हूँ, उनके कैबिनेट के तमाम मंत्रीगण को बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यह तीसरा कार्यकाल भी उपलब्धियों से भरा रहेगा। एक उद्देश्य और भी है कि इस लोकसभा चुनाव में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य होने के नाते मैंने 2 जगह बहुत मेहनत करी थी। एक मेहनत मैंने मुजफ्फरपुर शहर में राजभूषण चौधरी निषाद जी के लिए किया और उनकी भी जीत बिहार में सबसे अधिक मतों के अंतर से उनकी जीत हुई और सुखद परिणाम ये रहा कि वो केंद्र में राज्य मंत्री भी बने। तो हमने उनका कारण नहीं हुआ कि हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा से हैं और इसका भी व्यापक असर रहा उड़ीसा की जीत में महिलाओं का वोट प्रतिशत। आज तक का सबसे बड़ा वोट प्रतिशत वहाँ मेल जो थे पुरुष, उनका वोट प्रतिशत 73.37 था, जबकि महिलाओं का वोट प्रतिशत 75.55 है। तो ये महिलाओं का मुहर है मोदी जी के कामकाज पर और ये जो मोदी जी का महिलाओं को भी बधाई। दूसरी एक अहम जिम्मेवारी मुझे उड़ीसा में दी गई थी और उड़ीसा के केंद्रापाड़ा में मैं बैजयंत जय पांडा जी के लिए गई और भी वहाँ के विधानसभाओं में मैं घूमी थी। वहाँ की जो जीत हुई है वो ऐतिहासिक है। 30 वर्षों के राज्य को पलट दिया जनता ने मोदी जी पर विश्वास करके और वहाँ पर सुभद्रा योजना, वहाँ के बच्चों को, लोकल बच्चों को सरकारी जॉब में या एम्प्लॉयमेंट देने की बात जो मोदी जी ने की थी उस पर लोगों ने विश्वास किया। 21 लोकसभा सीटों में से 20, 147 विधानसभा सीटों में से 78 सीट यानी कंप्लीट मेजोरिटी जिसको कहिए वो उड़ीसा की जनता ने दिया मोदी जी के कामकाज पर। मुशहरी ब्लॉक के शेखपुरा पंचायत की उप मुखिया ने मुखिया पर कई गंभीर आरोप लगाए। मुशहरी प्रखंड के शेखपुर पंचायत की उप मुखिया ने मुखिया आशा देवी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए मंदिर निर्माण के कार्य के नाम पर पैसा निकालने और नल जल मरम्मती के नाम पर पैसा गबन करने का आरोप लगाया है। दरअसल शेखपुर पंचायत की उप मुखिया ने पंचायत सचिव और वार्ड सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान पंचायत के विकास की योजना पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान मुखिया द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा की गई। साथ ही उप मुखिया ने
सार्वजनिक रूप से मुखिया पर कई गंभीर आरोप लगाए। मरम्मत के नाम पे फर्जी निकासी की जाती है। सिस्का का लाइट गवर्नमेंट का जो है वो सेकेंडरी मैटर है कि 1 साल का देता है। कंपनी प्रोवाइडेड 1 साल का वारंटी रहता है। अब बताइए कि 1 महीना में लाइट खराब हो सकता है? सिस्का का 1 महीना में, और महीना दिन नहीं चला है लाइट का। उसके बाद भी गवर्नमेंट सप्लाई आएगा तो 1 साल का एक्सटेंडेड उसको देना रहता है, जिसका पैसा उसको लगता है। बोलना यही है कि अभी मुखिया और पंचायत सचिव के द्वारा जो है 14 वार्ड है हम लोग के पंचायत में, जिसमें से कुछ गिने चुने वार्ड को जो है मुखिया और पंचायत को जानबूझकर 2.5 साल बीतने जा रहा है, और उस गिने चुने 4-5 वार्ड ऐसा है जिसमें कि 1 रुपया का मुखिया के द्वारा आज तक काम नहीं किया गया। ये कौन से संविधान में मुखिया के लिखा हुआ है कि जो वार्ड मेंबर उनका जी हजूरी करेगा, जो उनके यहाँ दरबारी करेगा, उनका काम होगा और वार्ड का विकास जो है बाधित रहेगा। दूसरा बात कि नल जल का जो है अभी लगभग शेखपुर पंचायत में 18 लाख रुपया निकासी हुआ रिपेयरिंग के नाम पर, और रिपेयरिंग जो है 9 के बराबर, कुछ हुआ ही नहीं। वार्ड नंबर 5 में 3.25 लाख रुपया के लगभग जो है रिपेयरिंग के नाम पर निकासी हुआ, जिसमें वार्ड सदस्य जो है नूतन देवी पति मनोज सिंह है, ये मुखिया के साथ इस घोटाले में सम्मिलित है। इस पर तो सबसे पहले 5 नंबर वार्ड का नल जल का जांच होना एकदम अति आवश्यक है, क्योंकि ये लोग जो है ग्रुप बना के 2-4 वार्ड मेंबर है और मुखिया पंचायत सचिव, ये लोग जो है पंचायत को सिर्फ लूट घसोट का अड्डा बना दिए। इस पर हमारा सरकार डीएम साहब से प्रसाद सिंह है, वार्ड नंबर 9 के वार्ड सदस्य। मामला बताइए, मामला क्या है? ये मंदिर निर्माण जो हो रहा है, इसमें सबसे घटिया छड़, सीमेंट और कार्य जो हुआ है आपके सामने है। हम लोग जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि इसकी जांच कर अविलंब जो है सो दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करें। किसके द्वारा घोटाला किया गया? मुखिया, पंचायत सचिव और जेई के द्वारा। नगर थाना परिसर में बकरीद को लेकर एएसपी नगर ने शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। आगामी बकरीद को लेकर नगर थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। एसडीओ पूर्वी और एएसपी नगर भानु प्रताप की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें शांति समिति के सदस्यों ने बकरीद को लेकर अपने विचार रखे। वहीं एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह ने बताया कि त्योहार को पूरे शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर हर चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की भी तैनाती की जा रही है। त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। मौके पर शांति समिति की सभी सदस्य के साथ नगर थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। हाँ, अभी आगामी बकरीद को ध्यान में रखते हुए शांति समिति की मीटिंग थाना स्तर पर की गई थी। इसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए कहा गया है, और साथ ही साथ सभी लोगों से अपील की गई है कि त्यौहार है शांति से मनाएं, और पुलिस का डेकोरेशन और मजिस्ट्रेट का डेकोरेशन किस तरह से होगा, इन सारी चीज़ों पर चर्चा की गई। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी? हाँ, जरूरत पड़ेगी तो की जाएगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जरूरत है। हमारे पास रिसेंट फोर्स है, थाना के स्तर से लाइन शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाया जाएगा। हाँ, शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लोगों को बुलाया गया है, और लास्ट मीटिंग थी जो कि जिला स्तर पर होती है शांति समिति की मीटिंग, तो वो कल हो गई थी। अभी सब डिवीजन के लेवल पर थाना के स्तर पर बकरीद को लेकर के शांति समिति की बैठक की गई, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग ये पर्व त्यौहार मना सकें। जिसमें सभी शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे, हम एएसपी सर थे, थाना प्रभारी थे। संवेदनशील इलाका में सर एक्स्ट्रा फोर्सेज की तैनाती की जाएगी? हाँ, जहाँ भी वैसा इलाका है, आप समझ लीजिए कि मैक्सिमम जगहों पे मजिस्ट्रेट और फोर्स की तैनाती रहेगी, ताकि किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। और लोगों से अपील भी रहेगा कि अफवाह पे बिल्कुल ध्यान नहीं दें, अफवाह पे नहीं ध्यान देंगे तो सब कुछ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट,
सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारियों द्वारा दिए जा रहे धरने में शामिल हुए नगर विधायक विजेंद्र चौधरी। बाबा गरीबनाथ मंदिर में चल रहे लगातार धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन की सूचना पर पहुंचे नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने सभा को संबोधित किया और उन्होंने पुजारी से आग्रह किया कि भक्त काफी दूर दूर से मंदिर में पूजा पाठ करने आते हैं, उन्हें काफी परेशानी होती है, तो पूजा पाठ को सुचारू रूप से चालू करवाया जाए। इस मामले पर पुजारी और सेवायत परिवारों ने विजेंद्र चौधरी का समर्थन दिया। मौके पर मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि विजेंद्र चौधरी के आश्वासन पर हम लोग कल से पूजा पाठ सत्यनारायण भगवान की पूजा मुंडन छठी पुजारी द्वारा करवाया जाएगा, मगर आमरण अनशन और धरना
लगातार चलता रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। वहीं महंत अभिषेक पाठक द्वारा कल से आमरण अनशन की शुरुआत की जाएगी, जिसको लेकर उन्होंने जिला अधिकारी, एसडीओ और नगर थाना की टीम को ज्ञापन सौंपा गया है। धरना स्थल पर जो आंदोलन चल रहा है, हमने आंदोलनकारियों से आग्रह किया है कि सत्यनारायण भगवान का पूजा ये सब जो है उसको नहीं रोका जाए, उस काम को चालू कर दिया जाए और जो समस्या है उसका फिर बात करके समाधान किया जाए। हाँ, तो फिर अभी जाएंगे डीएम से बात करेंगे, तो सरकारी नियम कायदा है उसके हिसाब से उनका इलाज। लगभग 10 दिन हो गए हैं धरना को लेकर के, अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। ये हुई दुखद है कि भगवान की पूजा में भी अरंगा हो गया अधिकारियों की गलती से, तो ये बात ठीक नहीं है। सब लोगों को मिलजुल करके पूजा करना चाहिए, भगवान की आराधना करना चाहिए। और यहाँ हम आग्रह करेंगे कि अभी तत्काल जो पूजा नहीं हो पा रहा है सत्यनारायण भगवान का, तो पूजा को चालू किया जाए, आगे कोई और समस्या उसका समाधान किया जाएगा। जिस प्रकार से पुजारियों को धमकी दिया जा रहा है गोली चलवाने और लाठी से पिटवाने का, कितना सही मान रहे हैं? ये सही नहीं है किसी भी हालत में, किसी के लिए भी। उस पर हम लोग बात करेंगे और जो मुख्यमंत्री जी हैं बिहार के, उन तक की बातों को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। नहीं लग रहा है प्रशासनिक तानाशाही हो गया? तो कोई भी किसी को भी, चाहे अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो या कोई आदमी हो, डिक्टेटरी एटीट्यूड नहीं चलेगा। यहाँ जो संभावना, जो इन लोगों का डिमांड है, तो जायज डिमांड है, उसको तुरंत पूरा करना चाहिए और इन सब समस्याओं का समाधान करना चाहिए। आपके हिसाब से धरना प्रदर्शन जो हो रहा है सही है या गलत है? अब देखिए, धरना प्रदर्शन लोकतंत्र में सबको अधिकार है धरना देने का, प्रदर्शन करने का, लेकिन आम जन को कष्ट नहीं हो, जो पूजा करने आते हैं उनको कष्ट नहीं हो, इसके लिए हमारा आग्रह है कि सत्यनारायण भगवान का पूजा या फिर अन्य जो पूजा होता है उसको करवाने की छूट दी जाए। आप क्या आश्वासन दिए? हम बात किए हैं, कल भी बात किए हैं, गृह सचिव से बात किए हैं, यहाँ के डीएम से बात किए हैं, एसडीओ से बात किए हैं, सब डिप्टी सीएम से आज टेलीफोन में बात हुई है, यहाँ के मंत्री जो है लोकल उससे बात हुई है, तो सब लोगों से बात कर रहे हैं। निश्चित तौर से समाधान जल्दी से जल्दी निकलेगा। तत्काल पूजा करने की इजाजत हो, पूजा में किसी को व्यवधान नहीं हो, ये हमारा आग्रह। सब उस पर बातचीत सब लोगों से मिलकर करेंगे, उनका अभी चलेगा ये काम, लेकिन अन्य आंदोलन जो है, जो पूजा में बाधा डालने वाला है, उसको दूर किया। विधायक जी हमारे जितेंद्र चौधरी जी के आग्रह पे और समस्त पुजारीगण, हम लोग सेवक परिवार सब कोई बैठ के ये निर्णय लिए हैं कि न्यास समिति तो यहाँ की निश्चित हो चुकी है, लेकिन हम लोग को भगवान से भक्त को कितना देर तक आदमी दूर कर सकता है। इसलिए हम लोगों ने सभी कोई बैठ के निर्णय लिया है कि कल से फिर उसी तरह सुचारू तरीके से बाबा गरीबनाथ के दरबार में सत्यनारायण भगवान का पूजा, छठी पूजन, मुंडन सब चीज चालू कर दिया जाएगा। पूजा करवाएगा कौन? समस्त पुजारी जो पहले कराते थे वही करवाएंगे। तो फिर धरना पे कौन बैठेंगे? धरना पे तो अनशन चल रहा है, धरना पे बैठने के लिए यहाँ तो काफिला चल रहा है, लोग वेटिंग में चल रहे हैं। कल से हम बैठेंगे तो हम बैठेंगे तो हम बैठेंगे। उसके लिए बाबा को अपने भक्त के लिए कमी नहीं है, सैकड़ों हजारों मतलब विधायक जी के आग्रह पे आप लोग फिर से कल से पूजा पाठ चालू करवाएंगे? जी, विधायक जी ने आश्वासन दिया हम लोगों को कि आप लोगों का जो भी मांग है वो मांग आप लोगों का जायज है। मैं इस मांग पे आगे पहल करूंगा, पटना से लेकर दिल्ली तक जाऊंगा आप लोगों के लिए। आश्वासन दिया है तो उनके आश्वासन पे हम लोगों ने ये विचार किया है कि चलिए कल से हम लोग पूजा। तरीका वही रहेगा, न्यास की पर्ची कटेगी? जी, न्यास की पर्ची कटेगी, लेकिन न्यास का विरोध भी रहेगा जारी। एक तरफ पर्ची भी कटेगी, एक तरफ विरोध भी कीजिएगा? जी, विरोध भी जारी रहे। कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में हुई चुनाव की हार की समीक्षात्मक बैठक। जिला कांग्रेस कमेटी तिलक मैदान में जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी की हार पर समीक्षा बैठक हुई। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा, बैठक में विभिन्न प्रखंड के अध्यक्षों, नगर अध्यक्ष एवं जिला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक में निष्कर्ष निकला कि कम समय में उम्मीदवार मिलने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं का गठबंधन के साथियों के साथ ठीक ढंग से समन्वय स्थापित नहीं हुआ, जो हार का बहुत बड़ा कारण बना। फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं के प्रयास से हमने कांग्रेस की गारंटी को जनता तक पहुंचाने में सफल हुए, जिसका परिणाम हमें वोट प्रतिशत की वृद्धि हुई। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा, इंडिया गठबंधन में बड़े भाई का अन्य सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं का समन्वय समय रहते हो जाता तो हम लोग ये सीट भी जीतते और बिहार में 8-10 सीट और जीतते,
जिससे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी अजय निषाद ने कहा, बहुत कम समय में हमें कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग मिला, जिस कारण पिछली बार की तुलना में इस बार गठबंधन का वोट प्रतिशत बढ़ा। कुछ कमियां समय भाव में रह गया, जिसे हम लोग संगठन स्तर पर काम कर इसे दूर करेंगे और अगली लड़ाई जीतेंगे। को परिणाम से मतलब रहता है, प्रयास से नहीं। हम लोगों ने सब सामूहिक रूप से प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश जो परिणाम हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जितने भी कांग्रेस समेत महागठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो लोग चुनाव में ईमानदारी से मदद किए, सभी लोग का आभार है। चुनाव में जो पिछला वोट का भी समीकरण आप देखेंगे 2019 का, उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा वोट आया। क्या लग रहा है, कहाँ चुक रही है? देखिए, जो चुनाव में जीतने का माहौल बनना चाहिए वो नहीं बन पाया। उसके अलावा हम लोग प्रयास करते रह गए कि यहाँ पर माननीय राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का एक कार्यक्रम मिल जाए, वो नहीं मिल पाया। अगर उनका कार्यक्रम होता तो परिणाम दूसरा होता, हम लोग चुनाव। नगर विधायक जिन्ना चौधरी के चुनाव में किस तरीके से? देखिए, उन्होंने चुनाव में मदद हम लोग को नहीं किया, चुनाव से बहुत कटे भी रहे, और जितने भी उनके लोग थे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे थे। उन्होंने चुनाव में मुझे मदद नहीं किया। साफ तौर पे कहा कि फसल जब हम लगा रहे हैं तो कोई घास काट के ले जाए, इस बात का हमको बुरा लगा। उनको तो जो अपना पक्ष रखना चाहिए वो तो केंद्रीय नेतृत्व को रखना चाहिए। टिकट तो हमको केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय राहुल गांधी जी ने दिया था, और वो कांग्रेस पार्टी के यहाँ माननीय विधायक थे, तो उनका दायित्व बनता है हमको मदद करने, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने कोई मदद नहीं की, और उनके कारण जो है हमको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना। अब आगे विधानसभा की तैयारी चल रही है। हम लोग जो अभी जितने भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष आए हैं उनको हम जीतते हार गए। हम जीतते हार गए, और जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष लोग जो समीक्षा बैठक में जो बोले हैं, उससे साफ है कि औराई विधानसभा में हम 60,000 वोट से माने जीते, लेकिन आज वहाँ जो है 34,000 से हमारी हार हो गई। गाय घाट में 50,000 से हार हो गई। इसमें कहीं न कहीं जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, जिनको प्रभारी बनाया गया, बड़े भाई के रोल में थे, लेकिन वह भूमिका नहीं निभा पाए, और कांग्रेस के कार्यकर्ता अब बड़ा भाई के रूप में, इसलिए कि वोट उनका ज़्यादा था, इसलिए हम लोग शिष्टाचार ढंग से बड़े भाई के रूप में उनको मानते रहे। और जो हमने कांग्रेस के कार्यकर्ता, ये CPI, माले, CPM, VIP, आप पार्टी, ये सारे लोग जो है हम लोग अगुआ में उन्हीं को लेके चले। लेकिन क्या करो, श्रृंगार पिया मोरे आ रहा है, माने वह जो है कि जहाँ से हमारी जीत 60,000 70,000 से होती है, औराई से, गाय घाट से, बोछा से, सकरा विधानसभा से, कुरहनी विधानसभा से, उस सारे विधानसभा से हम हार गए। और शहर में जहाँ पिछले बार बीजेपी 80,000 वोट से हारी थी, वहाँ हम 53,000 वोट, 54,000 वोट हमको प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी को मिली है। निश्चित तौर पर समीक्षा के जो हमारे अध्यक्षगण जो बोले हैं, सबका रिपोर्ट बनाकर हम ऊपर में भेजेंगे, और उस पर हम लोग मनन करेंगे। और जो पार्टी के प्रति गद्दारी किए हैं, जो पार्टी के प्रति हमेशा जो पार्टी में रहकर भीतरघात किए हैं, उन पर भी कार्रवाई। नगर विधायक एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुनाई दे रहा है कि बीजेपी को वोट देने। फादर्स डे के शुभ अवसर पर लायंस क्लब द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ज्ञानदीप में लायंस क्लब के द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन फादर डे के शुभ अवसर पर किया गया। लायंस क्लब की पूर्व अध्यक्ष सुनीता सराफ के द्वारा इस कार्यक्रम में बच्चों को कई प्रकार के गिफ्ट बनाना बताया गया, जिसे बच्चे बनाकर अपने पिता को दिए। फोटो फ्रेम, रुमाल, पेपर बैग और चॉकलेट बुके सभी बच्चों को बनाना सिखाया गया। ज्ञानदीप संचालिका नीतू तुलसियान ने कहा कि हर पिता को चाहिए अपनी बेटी के सपनों को उड़ान दे। वो पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दिया जाए। बेटियों को भी चाहिए कि समाज में अपने माता पिता का मान बढ़ाए। लायंस क्लब की सुनीता सराफ की ओर से सभी बच्चों के पिता के लिए टी-शर्ट, कैप और रुमाल उपहार स्वरूप दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर प्रियनवादा दास, डॉक्टर मिनी रानी, लाजो केडिया, सुनीता सराफ,
बीना मोरे, सुलोचना तुलसियान, भूमि तुलसियान, शैली तुलसियान का विशेष योगदान रहा। तो लगता है कि हर दिन होना चाहिए, लेकिन एक दिन इसलिए बनाया गया कि हम उस दिन उसको फोकस करें। फादर क्या होते हैं, मैं एक छोटा सा बात बताना चाहती हूँ कि लोगों को लगता है कि फादर खाली पैसा देते, नहीं, वो आपके जननी के साथ एक चक्के के 2 चक्के होते हैं घर में, खाना माँ बनाती है तो फादर रोल मॉडल बन करके घर को चलाते हैं, और वो बैकबोन होते हैं बच्चों के। कहा जाता है ना कि एक सबसे बड़ा पिलर कौन है घर में, तो वो सबसे बड़ा पिलर है उसके पिता। अगर पिता बेटी के साथ खड़ा हो जाए कंधे से कंधा मिला करके, तो उस बेटी की जड़ इतनी मजबूत हो जाती है। तो उसके लिए ये सेलिब्रेशन है कि बेटियां पिता के महत्व को समझे और पिता बेटी के महत्व को समझे। तो ये एक अरस परस है सोल कनेक्शन की। मैं ज्ञानदीप की संचालिका नीतू तुलसियान यहाँ पे लायनस क्लब की मदद से फादर्स डे का सेलिब्रेशन कर रही हूँ। इससे पहले मदर्स डे का भी सेलिब्रेशन ज्ञानदीप में संस्कृति के द्वारा कराया गया था। अभी लायनस क्लब की ओर से जो पूर्व अध्यक्ष सुनीता सराफ हैं और जो वर्तमान अध्यक्ष अलका अग्रवाल जी हैं, उन लोगों ने मिल के बहुत ही अच्छे से आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इस प्रोग्राम में जैसे कि इन्होंने बच्चों से बोला कि तुम लोग पापा के साथ, फादर्स डे है तो तुम लोग पापा के साथ अपनी फ़ोटो लाना और उसको हम लोग फ़ोटो फ्रेम का रूप देंगे। इन बच्चों ने खुद से उस पर मिथिला पेंटिंग, मंडाला आर्ट और भी कई तरह की डिजाइनिंग करके उस फोटो फ्रेम को बहुत खूबसूरत ढंग से बनाया है। सब ने आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।